नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात ग्वालियर की करेंगे। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह की मुश्किलें बढ़ी हैं। हाईकोर्ट ने मारपीट मामले में पक्षकार बनाया है। जयवर्धन सिंह को पक्षकार बनाया गया है। राघोगढ़ में पानीपत निवासी से मारपीट का यह मामला है। विशंबर के साथ राघोगढ़ के किले में मारपीट हुई थी। जयवर्धन सिंह पर अपहरण का मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस ने एफआईआर में जयवर्धन को आरोपी नहीं बनाया था। विशंबर की याचिका पर हाईकोर्ट ने जयवर्धन को पक्षकार बनाया है। 21 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी। सप्लायर थे आपके बिशंबर लाल अरोरा जी के साथ विजयपुर में एक फैक्ट्री में लेबर सप्लाई के संबंध में कुछ समस्या आई तो उन्होंने राघोगढ़ के जो विधायक थे जयवर्धन सिंह जी, उनसे जब कंप्लेन की तो उनके लोगों ने उनकी कोठी में बंद करके उनके साथ मारपीट की, अपहरण करके उन्हीं के साथ मारपीट की और उनसे कहा कि जिस तरीके से मैं आपसे बोलूंगा आप वैसे काम करेंगे, जिसकी शिकायत हमने थाने को की। पर राजनीतिक दबाव के कारण थाने ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में हमने पिटीशन फाइल की थी, जिससे उन्हें डायरेक्शन हो गए हैं उपस्थित के लिए। 21 तारीख को उन्हें नेक्स्ट डेट दी। 21 तारीख को जी जयवर्धन सिंह के खिलाफ ही वो मुकदमा है। उन्हीं को उन्होंने पार्टी नहीं बनाया था थाने ने, बाकी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। जी नेक्स्ट हियरिंग 21 अप्रैल को लगी हुई है। 21 अप्रैल को न्यायालय में सुनवाई है उसकी। तो जयवर्धन सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मारपीट मामले में पक्षकार बनाया गया है। जयवर्धन सिंह को पक्षकार बनाया गया है। राघोगढ़ में पानीपत निवासी से मारपीट का ये मामला है। विशंबर के साथ राघोगढ़ के किले में मारपीट हुई थी। जयवर्धन सिंह पर अपहरण कर मारपीट का आरोप लगा है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने मारपीट मामले में पक्षकार बनाया है। जयवर्धन सिंह को पक्षकार बनाया गया है। राघोगढ़ में पानीपत निवासी से मारपीट का यह पूरा मामला है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, जयवर्धन सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पक्षकार उन्हें बनाया गया है। आखिर मामला क्या था? सबसे पहले आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, उसके बाद जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर पूर्व जो मंत्री है, कांग्रेस के विधायक है जयवर्धन सिंह राघोगढ़ से, उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल 2015-16 में गुना जिले के विजयपुर में एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर का काम करने वाले विशंबर लाल, जो पानीपत के रहने वाले थे, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका अपहरण किया गया, उसके साथ उनकी राघोगढ़ के किले में ले जाकर मारपीट की गई है। और ये अपहरण और मारपीट का पूरा काम तत्कालीन कांग्रेस के जो विधायक है जयवर्धन सिंह, उनके द्वारा किया गया है। लेकिन थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उस दौरान विशंबर लाल के इस मामले को लेकर पहले सेशन कोर्ट में गए, उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में आया। हाई कोर्ट ने सारे उस समय की जो एफआईआर और तथ्य देखने के बाद इस मामले में जयवर्धन सिंह जो कांग्रेस के विधायक है वर्तमान राघोगढ़ से, उनको भी पक्षकार बनाया है। और इस मामले में अभी 21 अप्रैल को सुनवाई होगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब जब जयवर्धन सिंह को हाई कोर्ट ने इस मामले में पक्षकार बना दिया है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि वो इस मामले में आरोपी भी बन जाए, क्योंकि जो तथ्य है कहीं ना कहीं एफआईआर में वो सब उनके खिलाफ है। क्योंकि जो मारपीट हुई थी वो बताया जा रहा है कि उसका स्थान राघोगढ़ का किला था और मारपीट करने वाले उनके ही लोग थे। और जो अपहरण का पूरा घटनाक्रम हुआ था, उस दौरान विशंबर लाल ने बयान में भी बताया था कि कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने उनका अपहरण करवाया, मारपीट की, और उन्होंने ये कहा है कि जो भी काम करना है वो उनके अनुमति के हिसाब से, उनके हिसाब से करना पड़ेगा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो निश्चित तौर पर अब 21 अप्रैल को हाई कोर्ट में इस मामले की जब सुनवाई होगी तो आगे इसमें क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जयवर्धन सिंह को पक्षकार बनाने के साथ ही अब उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई है। एक तरह से वो अब इस मामले में आरोपी होंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। आगे बढ़ते हैं, भेंट की बात करते हैं, जहां पर लाहार नगरपालिका सीएमओ महेश पुरोहित को हटाया गया है। ग्वालियर अटैच किया गया। लाहार कस्बे में अतिक्रमण हटाने गए थे सीएमओ डॉक्टर गोविंद सिंह के इशारे पर काम करने के आरोप लगे थे। लाहार नगरपालिका सीएमओ को हटाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। महेश पुरोहित को हटाया
गया है। ग्वालियर अटैच किया गया है। लाहार कस्बे में अतिक्रमण हटाने गए थे सीएमओ। डॉक्टर गोविंद सिंह के इशारे पर काम करने के आरोप लगे थे। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। सीएमओ से मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर सतीश कुमार, एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान पहुंचे हैं लाहार थाने। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान यह हंगामा देखने को मिला है। तो नेता प्रतिपक्ष ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। सीएमओ से मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। कलेक्टर सतीश कुमार, एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान पहुंचे हैं लाहार थाने। ज्यादा जानकारी के लिए रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, नेता प्रतिपक्ष ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है, साथ ही साथ ये भी जिक्र किया है कि सीएमओ से मारपीट और सरकारी काम में जिसने बाधा डाली है उन पर कार्रवाई हो। जी ऋतु, मैं बताऊं ये मामला बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है लाहौर का। जो चूंकि क्या है, स्टे होने के बाद जब प्रशासन तोड़ने गया तो घर वालों की प्रतिक्रिया सामने आई। महिलाएं, बच्चे वहां अंदर थे लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उसी के चलते मामला तूल पकड़ गया और मारपीट हुई। इन सब घटनाओं के बाद अभी ताजा अपडेट ये है कि भिंड कलेक्टर और एसपी दोनों ही लाहौर पहुंच चुके हैं, थाने में पहुंच गए हैं और वहां पर बाहर, थाने के बाहर लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अपने अपने पक्ष को लेकर वो एफआईआर की मांग कर रहे हैं। क्योंकि इस बीच एक दो नए घटनाक्रम सामने आए हैं जिनमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक पत्र लिखा है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को, जिसमें उन्होंने जो गुड्डू शर्मा है, भाजपा नेता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, उनको मतलब उन पर वैधानिक कार्रवाई, जैसे शासकीय कार्य में बाधा और बंदूक लेकर वो पहुंच गए हैं, इस तरह के मामलों पर उन्होंने कार्रवाई करने की प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है। तो वहीं लाहौर के जो सीएमओ है महेश पुरोहित, उनको राज्य शासन के द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया है, जिसके पत्र के माध्यम से उनको लाहौर से ग्वालियर अटैच कर दिया गया है। जी ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, आपको इस वक्त बताते हैं बलरामपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। इस वक्त बलरामपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। दो लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई है। बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बकरा चोरी के आरोप में पीटा गया है। ये बड़ी खबर, ग्रामीणों ने बेरहमी से पिटाई की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं। बलरामपुर की खबर आपको बता रहे हैं, दो लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई है। बकरा चोरी के आरोप में पीटा गया है। ग्रामीणों ने बेरहमी से पिटाई की है। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। रामकोला का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दो लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई है। बलरामपुर की ये तस्वीर है जहां पर बकरा चोरी के आरोप में पीटा गया है। ग्रामीणों ने बेरहमी से पिटाई की है। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। रामकोला का ये वीडियो बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सूरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, एक और तस्वीर सामने आई है, कानून को अपने हाथ में लिया गया है और खुद ही इंसाफ किया जा रहा है। हाँ जी, मैं बता दूं कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जो बलरामपुर जिले के सूरजपुर सरहद के रामकोला का बताया जा रहा है, जहां बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने दो लोगों को जमकर पिटाई कर दी। पिटाई में दोनों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल इसमें अब तक दोनों युवकों की पहचान नहीं हो सकी है। मामले की जानकारी लगते ही अफरा तफरी मची। वही जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज।
सतना से बड़ी खबर की बात करेंगे। युवकों ने पिता पुत्र को पीटा है। कई युवकों ने मिलकर पिटाई की है। डंडे और लात घूंसे बरसाए हैं। बाइक से कहीं जा रहे थे पिता पुत्र। करीब 20 मिनट तक मारपीट हुई। मारपीट करने वाले बर्दडी मोहल्ले के सीधी के रामपुरन किन के बताए जा रहे हैं पिता पुत्र। युवकों ने पिता पुत्र के साथ पिटाई की है। कई युवकों ने मिलकर पिटाई की। डंडे और लात घूंसे बरसाए हैं। बाइक से कहीं पिता पुत्र जा रहे थे। करीब 20 मिनट तक ये मारपीट होती रही। मारपीट करने वाले बर्दडी मोहल्ले के सीधी के हैं और रामपुर नैकिन के पिता पुत्र बताए जा रहे हैं। तो पिता पुत्र के साथ मारपीट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई युवकों ने मिलकर पिटाई की है। डंडे और लात घूंसे खूब बरसाए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। करीब 20 मिनट तक इस तरह की तस्वीर लगातार देखी जा सकती है कि 20 मिनट तक ये बरसाते रहे, लात घूंसे और पिता पुत्र को मारते रहे। पिता पुत्र सीधी के बताए जा रहे हैं और मारपीट करने वाले बर्दडी मोहल्ले के बताए जा रहे हैं। चुनावी साल में अधिकारी और कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और भोपाल में आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने नीलम पार्क में आंदोलन किया। इन्होंने परमानेंट करने के साथ ही 10,000 रुपए के न्यूनतम वेतन और काम के घंटे निर्धारित करने की मांग की है। आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें महज 2,000 रुपए का इंसेंटिव मिलता है। इसमें परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की जगह सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। चुनावी साल में लगातार अधिकारी कर्मचारियों संगठनों के धरने प्रदर्शनों का आंदोलन का दौर जारी है। ये सभी सरकार से अपनी अपनी मांगे पूरी कराना चाहते हैं और आज मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश भर से आई आशा और ऊषा कार्यकर्ता भोपाल की नीलम पार्क में इकट्ठी हुई हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची हुई हैं और इनकी मुख्य मांग है कि इन्हें परमानेंट किया जाए, इनका जो न्यूनतम वेतन है वो तय किया जाए और इनके काम के घंटों को निर्धारित किया जाए। और ये मांगे अगर इनकी पूरी नहीं होती है तो इनका जो आंदोलन है, जो हड़ताल है, वो अनिश्चितकाल तक इसी तरह से चलती रहेगी। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो आशा ऊषा कार्यकर्ता हैं, जो सरकार की बहुत सारी व्यवस्थाओं को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है, ये निभाती हैं और आज अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी हैं। समझ लेते हैं जो क्या मुख्य मांगे हैं आपकी और क्या सरकार की ओर से कोई आश्वासन अभी मिला है। नमस्ते, मेरा नाम बबीता पाल है। मैं रायसेन जिले की जिलाध्यक्ष हूँ और हम यहाँ प्रदेश लेवल पर धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं क्योंकि हमें मतलब 35 दिन हो चुके हैं ये अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाए हुए, लेकिन ना सरकार हमारी सुध लेती है, ना कोई नेता आता है, ना हमारी बहनें धूप में बैठी हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका ना तो पानी है ना देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं। और कुछ बहनें तो दूर से आई हैं वो जो 2 दिन पहले घर से निकली हैं अपने। हमारी मुख्य तो 8 मांगे हैं, लेकिन हमारी 3 बिल्कुल मुख्य मांगे। एक तो हमें परमानेंट किया जाए, दूसरा हमारी जो वेतन 10,000 किया जाए, क्योंकि वो हमारी माननीय प्रभुराम चौधरी जी हैं स्वास्थ्य, उन्होंने हमें लिखित में एक आदेश दिया था कि हमारी एक मुख्य मांग जो हमने स्वीकृत की थी, हमारी 18,000 मांग थी, लेकिन हमें 10,000 पे उन्होंने स्वीकृत कर दिया था, लेकिन आज तक हमें कोई लिखित में आदेश नहीं दिया। और दूसरी मांग है हमारी, इनको कभी भी बुला लिया जाता है, डिलीवरी के लिए सोने के लिए व्यवस्था है, लेकिन कोई आशा बहन के लिए अस्पताल में बैठने के लिए ना बेड है, ना कुर्सी है, ना कोई बैठने की व्यवस्था है। इसीलिए हमारी बहनों के लिए जैसे हर एक टीआई है, एक एसआई है, एक पुलिस वाला, हर कर्मचारी की एक सीमित समय सीमा निश्चित है, इसलिए ऐसे ही समय सीमा हमारी भी निश्चित किया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है और हमारी बहनें बैठी है। अभी तो हम लोग बहुत शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम लोग रोड पे उतरें। इसीलिए हमारी प्रदेश जो अध्यक्ष हैं वो अभी हम शिवराज जी से सीएम हाउस मिलने गई हैं, उनके आने के बाद हम लोग रोड पे उतरेंगे, क्योंकि हम लोगों की जो सब्र का मान था वो टूट गया है सर। कितनी वेतन अभी मिलती है आपको? सर हम लोगों को 2,000 वेतन मिलती है। हम लोग 2016 से मतलब 16 साल हो गई हम लोगों को काम करते। 2016 साल हो गई हम लोगों को काम करते। इंसेंटिव मिलता है हमें, वो भी हमें कभी पूरा नहीं दिया जाता। कभी बजट के नाम लिए काट लिया जाता है, कभी ये पैसा नहीं है, कभी ये काम का पैसा नहीं है, इसलिए हमारा काट लिया जाता है। हम 9 महीने एक डिलीवरी को देखते हैं, 3 महीने से पंजीयन कराते हैं 9 महीने, और अगर 9 महीने संसद अगर डिलीवरी नहीं होती तो उसका भी हमें पैसा नहीं मिलता।
अब बताइए, अगर एक इंसान 9 महीने मेहनत करेगा और उसको वो पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्या खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा? कितना इंसेंटिव मिलता है डिलीवरी? 600 रुपये मिलता है सर हमारे लिए। 9 महीने देखने के बाद हमें 300 रुपये जाते का मिलता है और 300 रुपये हमें डिलीवरी का मिलता है। और इसी बीच बड़ी खबर इंदौर से है। लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए पटवारी को पकड़ा है। 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों टीम ने पकड़ा है। जमीन के नामांतरण के लिए रिश्वत मांगी थी। किसान से जमीन नामांतरण के एवज में 24,000 रुपए रिश्वत मांगी गई थी। रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 10,000 रुपए लिए हैं। लोकायुक्त ने विष्णु पटेल पटवारी को गिरफ्तार किया है। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। कांग्रेस अब जातिगत जनगणना की मांग कर रही है और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिर्फ मोदी सरकार के विरोध के लिए कांग्रेस ने अपनी सालों पुरानी नीति को बदल दिया है? जातिगत जनगणना के खिलाफ थे नेहरू, जातिगत जनगणना के खिलाफ थी इंदिरा गांधी, जातिगत जनगणना के खिलाफ थे राजीव गांधी। लेकिन अब जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने ले लिया है बड़ा यू टर्न। अब कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग कर रही है, यानी कि जिसका नेहरू ने विरोध किया, इंदिरा ने विरोध किया, राजीव गांधी ने विरोध किया, सोनिया, राहुल और प्रियंका उसी का समर्थन कर रही हैं। हकीकत तो ये है कि कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को लेकर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है और इसी मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हुई है। देश में पहली बार 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का विरोध किया। कांग्रेस ने इसे ब्रिटिश सरकार की साजिश बताया। 1951 में संसद में जातिगत जनगणना पर पहली बार चर्चा हुई। पंडित नेहरू और सरकार पटेल ने जातिगत जनगणना का विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद भी जातिगत जनगणना के खिलाफ थे। पंडित नेहरू ने तो 1961 में राज्यों के सीएम को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखे जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण को अनुचित ठहराया था। उन्होंने कहा था, जब हम जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण व्यवस्था का पक्ष लेते हैं तो सक्षम लोगों और दक्षता का दर्जा नीचे करते हैं। खासकर सेवा के क्षेत्र में आरक्षण अनुचित है। मैं चाहता हूं कि मेरा देश प्रथम दर्जे का बने। नेहरू युग के बाद भी जातिगत जनगणना बरकरार रहा। इंदिरा सरकार और राजीव सरकार ने भी जातिगत जनगणना का विरोध किया। यूपीए 2 सरकार के दौरान भी जातिगत जनगणना को लेकर जमकर माथापच्ची हुई। जातिगत जनगणना न करवाने का फैसला सही है या नहीं, इस मुद्दे पर मनमोहन सरकार में खूब चर्चा हुई और आखिरकार जातिगत जनगणना के आंकड़े न जारी करने का फैसला लिया गया। लेकिन अब अचानक कांग्रेस के रुख में बदलाव आ गया है। कांग्रेस अब जातिगत जनगणना को सही बता रही है और इस मुद्दे पर विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद करना चाहती है। एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू समेत कई दल जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं। इस मुद्दे पर खत भी लिखा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिर्फ मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को लेकर अपनी नीति बदल ली है? आजादी के बाद से ही कांग्रेस जातिगत आधार पर जनगणना का विरोधी रही है। समय बदल चुका है, परिस्थितियां अलग है। आज कांग्रेस विपक्ष में है। ऐसे में सत्ता की ललक और विपक्ष को एकजुट करने की मजबूरी ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर यू टर्न लेने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मुद्दे के सहारे कांग्रेस विपक्ष को एकजुट कर पाती है या फिर नहीं। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही।